जैसा कि हमको आपको पता है कि हर 10 सालों में जनगणना का आयोजन करवाया जाता है और इस बार जातिगत जनगणना का मुद्दा काफ़ी चर्चा में है। सो दैट्स द एग्जैक्ट रीज़न कि मेंस में आप लोगों से, चाहे आप यूपीपीसीएस का मेंस हो, यूपीएससी का मेंस हो या किसी भी बीपीएससी के मेंस वगैरह में, एक क्वेश्चन इससे पूछे जाने की बड़ी प्रबल चांसेस हैं। इसको लेकर के दैनिक जागरण या तमाम न्यूज़पेपर में बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल्स आए हैं और अभी हम लोग उन्हीं का जीस्ट वगैरह देख रहे होंगे कि जातिगत जनगणना वगैरह को लेकर के क्या कहानी इस देश में चली है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, अगर कंक्लूजन लिखना पड़े तो कैसे कंक्लूजन हम लोग लिखें। और मोस्टली ये वीडियो दैनिक जागरण के आपको एडिटोरियल के ऊपर आधारित है। जातीय जनगणना का हाल फिलहाल में संदर्भ क्या है, क्यों ये चर्चा में है? क्योंकि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य के 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है और उसमें डिमांड किया गया है कि इस बार की जो जनगणना है उसमें जातीय आपको आंकड़ों को भी शामिल किया जाए। दैट मीन्स कि लोगों से पूछा जाए कि आपकी जाति क्या है और उसके आधार पर देश के सामने एक स्पष्ट सिनेरियो क्रिएट हो कि किस जाति की कितनी जनसंख्या है। जनगणना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हमको आपको पता होने चाहिए। जब अंग्रेजी उपनिवेशवाद ने भारत में सत्ता स्थापित की तो जिन्हें शासित करना है उन्हें जानो की अपनी नीति के तहत उन्होंने पहली बार भारत में एक वृहद जनगणना की परियोजना प्रारंभ की। 1865 से लेकर के 1872 के बीच इस जनगणना का आयोजन किया गया, जिसके फाइनल डेटा हमको 1872 में मिला और इसीलिए हम आप जानते हैं कि मेयो के अंतर्गत पहली जनगणना करवाई गई। आगे चलकर अंग्रेजों ने जातीय जनगणना को विभिन्न कारणों से बंद कर दिया। हमको आपको पता है कि अंग्रेजों ने इस देश में फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई और जिस समय इसका जो भी संदर्भ उनको सूट करता रहा होगा उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने काम किया। आगे जाकर के अनुसूचित जाति जैसी अनेक दमित जातियों की सामाजिक कोटि बनाई। एससी एसटी जो शब्द अभी कॉन्स्टिट्यूशनल शब्द है, राइट, बेहतर है आप लोग मेंस एग्जाम में दलित या ऐसे शब्द इस्तेमाल करने से बेहतर जो कॉन्स्टिट्यूशनल शब्द है, संवैधानिक शब्द है, एससी और एसटी इस्तेमाल में लाएं। और ये दोनों शब्द 1935 के एक्ट से आए हैं, राइट। तो अनुसूचित जाति मतलब आपको बस एक बार जगह पे शेड्यूल कर दिया गया है, क्योंकि आप विकास के मापदंडों के हिसाब से पिछड़े हुए हैं, आपकी बेहतरी के लिए और बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है, तो उनको एक जगह पर इकट्ठा करके शेड्यूल कर दिया गया है कि हाँ आपके बेटरमेंट के लिए और बेटर चीजें की जाएंगी। ये जानना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि भारत में अंग्रेजों द्वारा जनगणना प्रारंभ करने के पहले जातीय अवस्थिति में गतिशीलता पाई जाती थी। कहने का मतलब यह है कि अगर किसी जाति से कोई बड़े वीर लोग निकल आए या उस जाति के लोगों ने कुछ बड़ा काम कर दिया तो उनकी जो सामाजिक परिस्थिति होती थी वो रिलेटिवली बेटर हो जाती थी सोसाइटी में। और जब से अंग्रेजों ने आपको जातीय जनगणना या शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का कॉन्सेप्ट दे दिया, उसके बाद से आपको इस देश में ये जो जातिगत स्तर पर सामाजिक गतिशीलता थी वो खत्म हो गई। आपको जान करके आश्चर्य हो सकता है कि 1935 के समय, क्योंकि एससी और एसटी दो टर्म अंग्रेजों ने कॉइन किए हुए थे, तो इसके पहले हर जाति अपनी सामाजिक परिस्थिति को उच्च दिखाना चाहती थी, लेकिन 1935 में ड्रास्टिकल चेंज आता है और हर कम्युनिटी अपने को सामाजिक व्यवस्था में निम्न से निम्नतर दिखाना चाहती है ताकि आपको रिजर्वेशन के फायदे वगैरह मिले, क्योंकि अब जाति को रिजर्वेशन से जोड़ दिया गया था। एंड यू विल बी अम्यूज्ड टू नो कि इवन ब्राह्मण्स ने दिखाया है कि हमारी सामाजिक परिस्थिति बहुत बेहतर नहीं है, या और भी विभिन्न जातियों ने दिखाया है कि हमारी सामाजिक परिस्थिति बहुत बेहतर नहीं है, इसीलिए हमको भी अलग से आपको रिजर्वेशन वगैरह मिलना चाहिए। फैक्चुअल जानिए कि 1931 में हुई जाति आधारित जनगणना के बाद से अभी तक इस देश में जाति जनगणना नहीं हुई है। स्वतंत्र भारत में कोई भी जाति आधारित जनगणना नहीं हुई है और 2011 में क्या हुआ है इसको भी हमको जानना चाहिए। भारत में करीब 3000 जातियां और उपजातियां हैं। वास्तविक संख्या तो इनसे भी ज्यादा मानी जाती है, बट मोटे तौर पर अगर क्लासिफाई किया जाए तो 3000 जातियां हैं। 2011 में कांग्रेस की अगुवाई वाली जो सरकार थी उसने आर्थिक और सामाजिक जनगणना कराई थी।
इसमें जाति को भी शामिल किया गया था। हालांकि इसकी मंशा विकास की दौड़ में पिछड़ी रह गई जातियों की पहचान करना एवं उसके उत्थान के लिए नई योजनाएं बनाना था। एंड दैट वाज द एग्जैक्ट रीजन कि सरकार ने इसका कोई आंकड़ा जारी नहीं किया, कोई पॉलिटिकल गिमिक नहीं था, राजनीतिक खेल के लिए वो डेटा संग्रह नहीं किया गया था। और दैट्स द एग्जैक्ट रीजन कि उसको कभी भी पब्लिक डोमेन में हमारी आपकी आम पहुंच में उस डेटा को नहीं लाया गया। और यही कारण है कि अभी बीजेपी सरकार से उस डेटा को जारी करने की बात की जाती है, लेकिन बीजेपी सरकार भी इसके ऊपर एक क्लियर स्टैंड नहीं लेती है। रेदर आई शुड बी सेइंग कि वो भी जाति आधारित जनगणना के डेटा वगैरह जारी करने से बचती है। केंद्र सरकार फिलहाल कुछ भी बोलने से बच रही है। अब इसके पीछे का रीजन समझते हैं कि कांग्रेस या बीजेपी जैसी जो पार्टियां हैं वो क्यों जाति आधारित जनगणना को के जो डेटाज होंगे फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल ऐसे डेटाज इस्तेमाल में लाएंगे, बट इनके डेटाज वगैरह वो लोग इशू नहीं करना चाहेंगे। वाई सो? बिकॉज कांग्रेस और बीजेपी अपने आप में सेंट्रलिस्ट पार्टियां हैं। कांग्रेस हार्डकोर सेंट्रलिस्ट पार्टी है, बीजेपी एक समय पर दक्षिणपंथी पार्टी रही हुई है, राइट विंगर गवर्नमेंट रही हुई है। जो भी पार्टी आपको अपने इतिहास से प्रेरणा लेती है, अपने इतिहास जैसा अपने वर्तमान को गढ़ना चाहती है, उसको हम आप दक्षिणपंथी पार्टी कहते हैं, राइट विंगर पार्टी कहते हैं। जैसे बीजेपी, शिवसेना वगैरह ये सब हमेशा राम राज्य की बात करती हैं ये पार्टियां, तो इनको हम आप राइट विंगर के तौर पर ट्रीट करेंगे। लेफ्ट विंगर पार्टियां या वामपंथी जो दल होते हैं वो मानते हैं कि हमारा इतिहास रक्त रंजित रहा हुआ है, अन्यायपूर्ण रहा हुआ है, तो उससे हमको आपको प्रेरणा लेने की जरूरत नहीं है और हमको आपको सोसाइटी में रेडिकल चेंजेस, आमूल चूल परिवर्तन की आवश्यकता है और तभी हमारा सोसाइटी बेटर हो सकता है। सेंट्रलिस्ट पार्टियां जो होती हैं ये दोनों अवधारणाओं को एक साथ मिला करके चलती हैं एंड दैट्स द एग्जैक्ट रीजन कि वो एक जनरलिस्ट पार्टियां होती हैं जो सब ग्रुपों के बीच आपको संतुलन को साधते हुए चलती हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि कोई भी पार्टी जब सत्ता में आती है तो वो अपने आप में सेंट्रलिस्ट पार्टी हो जाती है या प्रो सेंट्रलिस्ट पार्टी हो जाती है। बिकॉज एक बार अगर आप सरकार में आ गए तो आपको सारे वर्गों को साथ लेकर के चलना होगा, किसी वर्ग की आप अनदेखी नहीं कर सकते हैं। एंड दैट्स द एग्जैक्ट रीजन कि अभी बीजेपी भी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हो रखी है, तो ये लोग भी आपको ये डेटा जारी करने से बचेंगे ताकि कोई एक स्पेसिफिक ग्रुप नाराज ना हो जाए या कोई एक स्पेसिफिक ग्रुप जो है सो कि बहुत खुश ना हो जाए। इनके वोट हर जगह से आने वाले हैं। सेम स्टोरी इज एप्लीकेबल टू कांग्रेस ऑल्सो। सो जो कांग्रेस या बीजेपी जैसी जो सेंट्रलिस्ट पार्टियां हैं वो क्या कर रही होंगी कि आपको इस डेटा को जारी करने से बचेंगी। इसमें यह भी कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है कि एंशिएंट तौर पर माना जाता है कि बीजेपी राइट विंगर पार्टी है, ट्रेडिशनली माना जाता है कि वो राइट विंगर पार्टी है, लेकिन जैसे जैसे कोई भी पार्टी सत्ता के नजदीक पहुंचती जाती है उसको सेंट्रलिस्ट अप्रोच अपनाना ही पड़ता। तो इसीलिए हम लोगों ने देखा कि केंद्र सरकार फिलहाल कुछ भी बोलने से बच रही है। वहीं जो छोटी क्षेत्रीय पार्टियां हैं या जाति आधारित पार्टियां हैं उनको ये डेटा बहुत सूट करेगा, इनका राजनीतिक इस्तेमाल वो कर सकती हैं। सो दैट्स द एग्जैक्ट रीजन कि वो लोग डिमांड कर रही हैं कि पब्लिक डोमेन में ये डेटा लाया जाए। बिहार की पार्टियां राजद वगैरह के बारे में देखिए या जीतन राम मांझी जी के बारे में देखिए, राइट। तो ये लोग चाहते हैं कि पब्लिक डोमेन में ये डेटा लाया जाए। अब एग्जाम में प्रोज एंड कॉन्स पूछेंगे आपसे, तो दैनिक जागरण के आधार पर बहुत अच्छे अच्छे उन्होंने पॉइंट लिख रखे हैं। पिछले 2-3 दिनों में अच्छे अच्छे उसमें आर्टिकल्स आए हैं। तो आइए देखते हैं कि क्यों जातिगत जनगणना होनी चाहिए, क्या इसके लाभ और नुकसान है। तो पहले लाभ देखते हैं। देखिए बहुत सीधी सी बात है कि कोई भी जनगणना सत्ता एवं शासन को वो आंकड़े देती हैं जिसके आधार पर विकास की नीतियां बनाने में हमें मदद मिलती हो, और साथ ही देश में जनतांत्रिक चुनाव जो होते हैं वो अवसरों एवं विकास परक योजनाओं का वितरण संख्या बल के आधार पर करने की दिशा में हम आगे बढ़ पाएंगे। दैट मीन्स कि किस तरीके से जो भी योजनाएं हैं उनके लाभार्थी हैं, ऐसा नहीं हो कि एक समुदाय विशेष, एक जाति विशेष तक ही इन योजनाओं के लाभ हो जाएं, तो उनका सामान्यीकरण करने के लिए, उनको जनरलाइज्ड करने के लिए आपको ये डेटा वगैरह होना चाहिए। इसको सामाजिक न्याय से जोड़ करके देखा जाए कि जाति आधारित जो जनगणना होगी वो सामाजिक न्याय के संतुलित वितरण का माध्यम होगी। अभी के समय में बहुत सी जातियां अक्यूज करती हैं कि विकास की प्रक्रिया का हमको लाभ नहीं मिला
तो एक बार अगर जाति आधारित जनगणना पब्लिक डोमेन में होगी तो पार्टियों के लिए भी आसानी होगी, वो बता पाएंगे कि आपकी इतनी संख्या है, इतनी प्रतिशत आपकी जनसंख्या है और आपको इतना रिप्रेजेंटेशन मिला हुआ है। और जिसको भी उतना रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला हुआ होगा, जिस भी जाति को, उसके बेटरमेंट, उसके अपलिफ्टमेंट के लिए और भी बेहतर प्रयास किए जा सकते हैं। इसमें भी पूर्व अवधारणा यही निहित है कि हर जाति को उसकी संख्या के आधार पर आपको क्या मिलना चाहिए, कि आपको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। अच्छा, क्यों और जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए? बिकॉज जाति आधारित जनगणना के आधार पर ही SC/ST कम्युनिटी को आपको क्रमशः 15% और 7.5% आरक्षण दिया गया था। और अभी जितनी भी जातियां या और भी समुदाय अपने लिए रिजर्वेशन डिमांड कर रहे हैं, तो इसका आधार भी आपको जनगणना ही हो सकती है, ताकि ऐसा नहीं हो कि कोई समुदाय विशेष, कोई जाति विशेष उठ करके आए, उसका कोई एक ऑर्गेनाइजेशन हो, वो बोले कि हमको 20%, 15% रिजर्वेशन अलग से दे दिया जाए। तो राजनीति का या जो भारतीय लोकतंत्र है उसको हाईजैक नहीं किया जा सके, बहुत ऑब्जेक्टिव तरीके से, बहुत वस्तुनिष्ठ तरीके से हम आप बात कर पाए कि सर आपका इतना पॉपुलेशन है और इस हिसाब से आपको इतना रिप्रेजेंटेशन दिया जा रहा है। सिमिलरली बाद में 27% आरक्षण, शुरू में जो कॉन्स्टिट्यूशन अपना, उसी में आगे जाकर के ओबीसी कम्युनिटी को भी 27% आरक्षण दिया गया। ये वीपी सरकार, जो वीपी सिंह सरकार है, उनका जो नेशनल फ्रंट था, उन्होंने ये दिया था। मंडल बनाम कमंडल की राजनीति आप सबको पता होगी कि किस तरीके से बीजेपी उस समय पे 90s के आरंभिक वर्षों में और 80s का जो डिकेड था उसके आखिरी वर्षों में राम मंदिर आंदोलन को बहुत प्रमुखता से उठा रही थी। और चूंकि साधु संतों का इसमें बहुत बड़ा योगदान था और साधु संत प्रायः कमंडल लेकर के चलते हैं, इसीलिए उनकी राजनीति को कमंडल की राजनीति कहा गया। उसी को काउंटर करने के लिए वीपी सिंह सरकार साहेब ने मोरारजी देसाई सरकार के समय बने हुए एक आयोग, मंडल आयोग की अनुशंसाओं को लागू कर दिया गया। सो दैट्स द एग्जैक्ट रीजन कि इसको मंडल कमंडल का झगड़ा कहा जाता है। तो जो 27% ओबीसी के लिए आरक्षण है, ये उसी समय से आपको लागू है, वीपी सिंह सरकार के समय से लागू है। और अब जो ओबीसी आरक्षण है वो ओबीसी कम्युनिटी के लोग और ज्यादा की डिमांड करते हैं, लेकिन इसके लिए कोई तथ्यात्मक डेटा नहीं होने के कारण सरकार भी बहुत इसके ऊपर नहीं इनिशिएटिव ले सकती है। इसके अतिरिक्त जातिगत जनगणना से यह पता चल सकेगा कि समाज में साधन, संसाधन, धन, धरती और भागीदारी का बंटवारा कैसा हो। इन शॉर्ट, जो भी प्राकृतिक संसाधन है उसके ऊपर किसी एक भारतीय, किसी एक जाति समुदाय का एकाधिकार नहीं हो सकता है, सबको इसके न्यायपूर्ण लाभ मिलने चाहिए। सो दैट्स द एग्जैक्ट रीजन कि आपको ये प्राकृतिक संसाधनों का उचित बंटवारा भी इसके द्वारा किया जा सकता है। एग्जाम्पल आपके मेंस आंसर में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप लोग एक डेटा वहां पर प्रेजेंट कर सकते हैं, दैनिक जागरण के एडिटोरियल में ही दे रखा है, कि जैसे बिहार के बारे में अगर स्पेसिफिक होकर चर्चा किया जाए, बिकॉज जातिगत जो राजनीति है ना, वो यूपी बिहार के राजनीतिक दलों की या यहाँ के लोकतंत्र की विशेषता है। और इन्हीं को ध्यान में रखते हुए NC गाडगिल साहब ने कहा है, इन इंडिया यू डू नॉट कास्ट योर वोट, यू वोट योर कास्ट। कहने का तात्पर्य कि भारत में आप वोट नहीं करते हैं, आप अपनी जाति को वोट करते हैं। और दैट्स द एग्जैक्ट रीजन कि रामविलास पासवान जी हो गए, लालू जी हो गए, मुलायम सिंह यादव जी हो गए, इन सब का जो जन्म हुआ है, राजनीतिक जो जन्म हुआ है, वो आपको जयप्रकाश नारायण के मूवमेंट के बाद से हुआ है। और ये सब जितने समाजवादी नेता रहे हुए हैं, राइट, ये सब के सब किसी एक विशिष्ट जाति से आते हैं और उस एक जाति की अपनी पहचान को छुपाते नहीं है, बल्कि और उसको प्रमुखता से मीडिया में या तमाम माध्यम पे अपने को रखते हैं। तो बिहार के बारे में एक डेटा देखिए कि 200 से ज्यादा जातियां बिहार में लिस्टेड हैं, 200 से ज्यादा जातियां मानी जाती हैं, लेकिन राजनीति में मुख्य रूप से 10-12 जातियां ही सक्रिय भूमिका में रहती हैं। यादव हो गए, क्षत्रिय हो गए, ब्राह्मण्स हो गए, भूमिहार हो गए, कुर्मी जाति हो गई। तो ऐसी ही 10-12 जातियां जो हैं सो कि वहां पर आपको एक्टिव हैं। और हाउएवर वहां 200 से ज्यादा जातियां हैं। इवन SC कम्युनिटी में पासवान जो समुदाय है उसकी आर्थिक परिस्थिति, सामाजिक परिस्थिति अच्छी मानी जाती है उसी कैटेगरी की बाकी जातियों के मुकाबले। एंड दैट वाज द एग्जैक्ट रीजन कि नीतीश कुमार साहब ने एक
टर्म कॉइन किया, डेट वाज महादलित, कि दलित लोगों में भी जो और भी सप्रेस्ड और भी डिप्राइव्ड लोग हैं उनको महादलित कहा गया। तो बिहार में 200 से ज्यादा जातियां हैं। हाउएवर आपको जान करके आश्चर्य हो सकता है कि लोकसभा में बिहार से मात्र 22 जातियों को ही अभी तक प्रतिनिधित्व का मौका मिल सका है और बची हुई ऑलमोस्ट 180 जातियों को अभी भी अपने रिप्रेजेंटेटिव, अपने पहले रिप्रेजेंटेटिव का इंतजार है। इसके साथ जानिए कि क्यों नहीं होना चाहिए जाति आधारित जनगणना, क्या क्या इसके नुकसान हो सकते हैं। अब पहली चीज तो जानिए कि हमारा जो लोकतांत्रिक सिस्टम है वो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के आधार पर है। ऐसा भी हो सकता है कि अगर 100 लोग चुनाव में खड़े हुए हों, कैंडिडेट्स हों 100 और आप मात्र 2%, 3%, 4% वोट से भी चुनाव जीत सकते हैं। तो ऐसे में इन आंकड़ों को चुनावी गोलबंदी में प्रयोग किया जाएगा। चुनावी गोलबंदी तो जाति आधारित अभी भी होती है, बट एक बार जाति आधारित जनगणना अगर आपके सामने आ गई, एग्जैक्ट फिगर्स आ गए, तो आप और प्रोमिनेंट तरीके से और प्रमुखता से चुनावी गोलबंदी में जातिगत आंकड़ों को इस्तेमाल में लाएंगे। इसके अतिरिक्त कोटियों में विभाजित जो सामाजिक समूह हैं उनमें कुछ जातियां ज्यादा सक्षम हो चुकी हैं, जैसे ओबीसी कम्युनिटी में यादव लोगों को कहा जाता है, या जो आपको पासवान कम्युनिटी के बारे में हम बताएं, दलित कम्युनिटीज के अंदर। एक महान भारतीय समाजशास्त्री एम.एन. श्रीनिवासन ने एक शब्द कॉइन किया था, दैट वाज डोमिनेंट कास्ट और प्रबल जाति। उनका मानना था कि किसी एक क्षेत्र विशेष में एक जाति ज्यादा प्रबलता से, ज्यादा प्रमुखता से स्थान पाती है समाज में, एंड दैट वाज द एग्जैक्ट रीजन कि सामाजिक समूह में विभक्तिकरण के बावजूद कुछ जातियां ज्यादा सक्षम होगी और जो ज्यादा सक्षम होगी उनको जातिगत आधारित जनगणना के बावजूद ज्यादा रिप्रेजेंटेशन मिल रहा होगा अपने वर्ग के अंतर्गत। तो ये जो डिमेरिट है, ये जो एक कमी दिख रही है, इसको जातिगत आधारित जनगणना से भी कैसे दूर किया जाएगा, ये देखना अपने आप में इंटरेस्टिंग होगा। एक यक्ष प्रश्न होगा जिसका एग्जैक्ट आंसर नहीं निकाला जा सकता, बिकॉज आप ऐसे भी समझिए इन चीजों को कि भारत में आपको सामाजिक विभेदीकरण का एकलौता माध्यम जाति नहीं है। जाति हो गया, धर्म हो गया, लिंग हो गया, भाषा हो गया, क्षेत्र हो गया। तो कल को कैसे इन सारे परस्पर विरोधी अवधारणाओं के बीच सामंजस्य स्थापित किया जा सकेगा? बिकॉज कल को आप बोल सकते हैं कि ठीक है, एक अमुक जाति को रिप्रेजेंटेशन तो मिला हुआ है, लेकिन क्या बिहार के उस अमुक जाति के लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिला हुआ है क्या? कल को आप बोलेंगे कि बिहार के ही अमुक जाति के रिप्रेजेंटेशन से काम नहीं चलेगा, क्या उस अमुक जाति की महिला को रिप्रेजेंटेशन मिला हुआ है क्या? उससे और आगे बढ़ करके आप बात कर रहे होंगे कि बिहार की उस अमुक जाति की केवल महिला के रिप्रेजेंटेशन से ही बात नहीं बनेगी। क्या वो भोजपुरी बोलने वाली जनता है, या मगधी बोलने वाली जनता है, ये या आपको मैथिली बोलने वाली जनता है? तो अगर इस लेवल पर आकर के अगर हम आप लोकतंत्र में अवसरों को उपलब्ध करवाने लगेंगे, अगर जॉब वगैरह में ऐसा आरक्षण देने लगेंगे, तो ये परस्पर विरोधी अवधारणाओं के बीच सामंजस्य कैसे स्थापित होगा, इसको इंश्योर करना भी अपने आप में बहुत मुश्किल होगा। इसके अतिरिक्त जातिगत आधारित जनगणना क्यों नहीं होनी चाहिए, इसके पीछे सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि भारतीय जनतंत्र से अपेक्षा की गई थी कि उसके प्रचार प्रसार के बाद देश में जाति भाव कमजोर होगा। इट इज क्वाइट ट्रू कि जाति भारतीय समाज का यथार्थ है, लेकिन अगर ये यथार्थ है भी तो ये नकारात्मक यथार्थ है, और इसको बदलने की जिम्मेदारी भारतीय लोकतंत्र की, भारतीय नेताओं के ऊपर है कि कैसे वो जाति वाली जो व्यवस्था है उसको नष्ट करके समता मूलक समाज बना सकें, और ऐसे समाज की स्थापना के लिए जहां कोई जाति नहीं हो। अगर भारतीय नेता ही बढ़ चढ़ करके जातिगत आधारित जनगणना डिमांड करेंगे तो जाति कभी भी भारतीय समाज से नष्ट नहीं होगी। डॉक्टर अंबेडकर साहेब की एक बहुत अच्छी किताब है, सबको पढ़ना चाहिए, द एनहिलेशन ऑफ कास्ट, दैट इज की कास्ट की जो अवधारणा है ये इसका नाश हो। उन्होंने इस बुक में जाति उन्मूलन का सपना देखा था, किंतु जहां आधुनिकता कई अर्थों में हमारी जातीय जकड़न को कमजोर करती है, वहीं चुनावी जनतंत्र के विमर्श से जातीय बोध को बढ़ावा मिलता है। इट इज क्वाइट ट्रू कि आधुनिक सोच के कारण जाति की जो बेड़ियां हैं वो कमजोर हुई हैं। होटल्स वगैरह में देखिए, लोग पहले बहुत एडवर्स कंडीशंस में लोग रहते थे, राइट। कुछ जातियों के लिए आपको भारतीय समाज में उतना सम्मानजनक स्थान नहीं था,
होटल्स वगैरह में उनको एंट्री वगैरह भी नहीं मिलती थी। तो जैसे जैसे आधुनिक सोच या शहरीकरण हुआ है, शिक्षा का प्रसार हुआ है, तो वैसे वैसे जाति के जो बंधन है वो तो कमजोर हुए हैं। लेकिन अगर चुनावी जनतंत्र में हम आप जाति को इतना इस्तेमाल में लाएंगे तो जातीय बोध कम नहीं होगा, ये बढ़ता चला जाएगा और इसके दुष्परिणाम भारतीय लोकतंत्र को लॉन्ग रन में देखने पड़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त इतनी बड़ी संख्या में जो जातियां हैं उनको केवल एक सेपरेट एंटिटी के तौर पर, जातीय इकाई के तौर पर अगर मान लिया जाए तो संतुलित विकास एवं हिस्सेदारी देना इनको आसान नहीं होगा। अभी तक क्या है कि एससी, एसटी और आप ओबीसी कम्युनिटी की बात करते हैं। अब ओबीसी में भी आप एक एक जाति को पकड़ करके अगर चलेंगे कि इनको रिप्रेजेंटेशन मिला, उनको नहीं मिला, तो इन चीजों को लेकर के सामंजस्य बिठाना बहुत मुश्किल हो सकता है। अब आप सोचिए कि यूपी में मान लीजिए कोई जॉब अगर निकल रहा है जिसमें 50 पोस्ट है, राइट, तो यूपी में ही आपको 250-300 से ज्यादा जातियां पाई जाती हैं। तो इन 30 पोस्ट के ऊपर आप कैसे सामंजस्य बिठाएंगे 250 जातियों के साथ, ये देखना अपने आप में बहुत मुश्किल हो सकता है। इसके अतिरिक्त संख्या का ये जो सियासी खेल है ये समाज में भयानक असंतुलन को जन्म देगा, जिसे साधना हमारे लिए कठिन हो सकता है। अभी तक कोई स्पेसिफिक डेटा नहीं होने के कारण बहुत से लोग बचे हुए हैं जो जिनके ऊपर अन्याय नहीं होता है, बिकॉज एग्जैक्ट फिगर नहीं पता है लोगों को। बट जिस दिन संख्या का सियासी खेल सबके सामने आ गया तो एक जाति, एक समुदाय दूसरे समुदाय को टारगेट कर सकता है ये सोच करके कि भैया हम तो 15% हैं, तुम तो 1% हो। हाउएवर भारतीय लोकतंत्र के अंतर्गत ये चीजें नहीं होनी चाहिए और कहीं ना कहीं जातीय जनगणना के कारण हम ऐसी असंतुलन को भी बढ़ावा दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त क्यों नहीं होना चाहिए, तो ये राजनीतिक फायदे के लिए नेताओं का अपना पॉलिटिकल गिमिक है, उनका राजनीतिक खेल है। इसका हो सकता है आम जनता से कुछ बहुत लेना देना ना। उसके से इतर सरकार और जो नीति निर्माता है उन्होंने इस मांग को कभी इसलिए तवज्जो नहीं दिया क्योंकि इसकी एक बड़ी वजह देश का सामाजिक ताना बाना का बिगड़ना हो सकता है। वैसे भी जाति पंथ में बटे समाज को पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से समाज ने अपने प्रयासों से करीब लाने की कोशिश की है, वो जो कोशिशें हैं वो जातीय जनगणना के बाद फिर से बिखर सकती हैं। तो जितने विकास मूलक काम किए गए हैं कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो हाशिए पर चले जाए और फिर से जाति आदमी के लिए प्रमुखता से उभर करके आ जाए। एक समाज शास्त्री का कहना है कि भारत में जो जाति नहीं है उसको जाति कहते हैं। तो ऐसा नहीं हो कि विकास के मुद्दे पीछे चले जाएं और फिर से लोगों की जाति अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाए। इसके अतिरिक्त मौजूदा आरक्षण को भी नए सिरे से तय करने की नई मांग जोर पकड़ सकती है और ऐसा केवल केंद्रीय स्तर पर नहीं बल्कि राज्य स्तर पर भी हो सकता है। और पिछड़ी जातियों में से ज्यादा आबादी वाली जातियां अलग से हिस्सेदारी मांग सकती हैं, वहीं इन जातियों में से जिनकी संख्या बहुत कम होगी वो दौड़ से बिल्कुल बाहर हो जाएंगी, उनको कोई रिप्रेजेंटेशन वगैरह नहीं मिलेगा। अब झारखंड वगैरह में बहुत सारी ऐसी ट्राइबल कम्युनिटीज हैं जिनकी संख्या आपको 15, 20, 30, 40, 200, 500 भी है। तो ऐसा नहीं हो कि कोई वहां से बहुत टैलेंटेड लड़का हो और उसको रिप्रेजेंटेशन, उसको एक जॉब नहीं मिल रही है ओनली बिकॉज ऑफ द रीजन कि वो जिस समुदाय से आते हैं, जिस जनजातीय समुदाय से आते हैं, उनकी संख्या मात्र 50, 100, 200 है। अंडमान निकोबार में भी बहुत सारी ऐसी ट्राइब हैं जिनकी संख्या आपको सैकड़ों या आपको में है। अब इसके राजनीतिक निहितार्थ समझिए कि क्या है। जाति और जन्म के हिसाब से राजनीति खास तौर से उत्तर प्रदेश और बिहार में शुरू से ही होते आए हैं। ऐसे जो भी यूपी बिहार के लोकल रीजनल पार्टीज हैं वो प्रत्यक्ष तौर पर तो समावेशी विकास की बात करते हैं, किंतु उनके एजेंडे में मुख्य रूप से ओबीसी का वोट बैंक होता है। मंडल आयोग के मुताबिक बिहार में इसकी आबादी 52% है जो ओबीसी कम्युनिटी है और रिप्रेजेंटेशन वगैरह 27% मिला हुआ है। बहुचर्चित मुस्लिम और यादव समीकरण, जिसको MY समीकरण भी कहा जाता है, उसको पीछे छोड़ करके तेजस्वी यादव जी ने चुनाव के पहले राजद को A to Z पार्टी बताना शुरू किया था और इसके अच्छे उनको आउटकम्स मिले हैं। राइट, बिहार की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बन के उभरे हैं। तो अगर आप विकास के नाम पर ही चुनाव लड़ सकते हैं तो आपको जाति के आधार पर चुनाव लड़ने की क्या जरूरत है, ये भी आपको समझ से परे की चीज है। और बिहार से जिस पार्टी ने बहुत प्रोमिनेंट तरीके से बात करी है आपको, तो ये पार्टी आपको राजद ही है।
ध्यान देने वाली बात यह है कि राजनीतिक निहितार्थ के ऊपर बहुत क्वेश्चन स्पेसिफिक होकर के नहीं पूछा जाना चाहिए। हो सकता है कि क्वेश्चन में इंक्लूडेड एक एंगल हो, तो उस हिसाब से आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए। हाउएवर मेन जो आपका आंसर का फ्रेम होना चाहिए वो इसी के इर्द गिर्द होना चाहिए कि क्या जातिगत आधारित जनगणना हो या क्या जातिगत आधारित जनगणना नहीं हो। इसके अतिरिक्त जैसा कि हम लोगों ने बात किया कि क्षेत्रीय राजनीति करने वाले दलों के लिए एक बड़ा चुनावी मुद्दा जाति होती है, ठीक है। एंड दैट्स द एग्जैक्ट रीजन कि जो मुकेश साहनी बिहार से आते हैं वो बात बात में अपने को सन ऑफ मल्लाह के तौर पर रिप्रेजेंट करते हैं। लोकसभा में 2011 में जातिगत जनगणना की मांग लालू प्रसाद यादव जी ने उठाई थी और अभी भी वो बहुत प्रमुखता से उठा रहे हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2011 में जब यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तो उसके ये सहयोगी थे, राइट। बावजूद इसके कांग्रेस ने ये डेटा वगैरह जातिगत आधारित इसलिए पब्लिक डोमेन में नहीं लाया बिकॉज जैसा कि हम लोगों ने बात किया कि सेंट्रलिस्ट पार्टियों को जातिगत आधारित जनगणना कभी भी शूट नहीं करेगा। अच्छा, अगर पॉलिटिकल पार्टीज को लगता है कि आप जाति के आधार पर केवल चुनाव जीत जाएंगे, तो उसका भी एक एग्जाम्पल दैनिक जागरण में बहुत अच्छा दिया हुआ है। इसको कहीं पे आप कोट कर सकते हैं कि भारतीय लोकतंत्र या भारतीय राजनीति अब जाति आधारित दुर्दिनों से बाहर निकल आई है। फॉर एग्जाम्पल, लालू प्रसाद यादव जी जो 2005 में चुनाव हारे, उसके बाद से जो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हैं, तो वो अभी तक कंटिन्यू कर रहे हैं, वो आपको जीतन मांझी जी के कुछ समय को छोड़ करके, और वो भी नीतीश कुमार जी की अनुकंपा से ही वो मुख्यमंत्री बने थे। तो 2005 में सत्ता खोने के बाद से ऐसा नहीं है कि MY समीकरण की बात करना लालू जी ने छोड़ दिया, वो MY समीकरण वो ले करके चले हैं। बावजूद इसके किसी भी चुनाव में उनको प्रत्यक्ष बहुमत नहीं मिला है। तो जरूरी नहीं है कि अगर क्षेत्रीय दल ऐसा मान करके चल रहे हैं कि जातिगत आधारित जनगणना या जाति के आधार पर आप चुनाव जीत लेंगे, तो इट माइट नॉट बी पॉसिबल। देख सकते हैं आप कि 2005 के बाद से एक में भी उनको चुनाव में कामयाबी नहीं मिली है। हाउएवर लोकसभा और विधानसभा के बहुत सारे इन्होंने चुनाव लड़े हैं। इसके अतिरिक्त जानिए कि बिहार का जो राजनीतिक माहौल है, अभी हाल के दिनों में बिहार से ही ये बहुत उठ करके ये चीजें आ रही हैं, और इसीलिए बीपीएससी मेंस में इस बार ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि बिहार का राजनीतिक माहौल भी अब वर्ष 1990 के पहले जैसा नहीं रह गया है। तब बिहार की राजनीति में सवर्ण नेताओं का वर्चस्व था। आप श्री कृष्ण सिंह को देख लीजिए, तमाम ये सवर्ण नेता थे। लेकिन अभी बिहार की राजनीति में सवर्ण बनाम सवर्ण की लड़ाई ही नहीं है। आप नीतीश कुमार जी को देखिए, लालू जी को देखिए, जीतन राम मांझी को देखिए, राइट। कहीं ना कहीं ये लोग आपको ओबीसी कम्युनिटी या एससी कम्युनिटी से ही आपको बिलोंग करते हैं। रामविलास पासवान को देख लीजिए, उनके सुपुत्र को देख लीजिए, तो ये सारे लोग आपको इनमें से कोई भी सवर्ण नहीं है। इसके अतिरिक्त अगर पार्टियों को लग रहा है, क्षेत्रीय दलों के, कि इसके आधार पर वो बीजेपी के विजय रथ को रोक लेंगे, तो ये भी अपने आप में एक क्वेश्चनेबल चीज है। बिकॉज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो खुद ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं, और बिहार के मोर्चे पर भी आप देखिए तो नीतीश कुमार भी अलग नहीं है, कुर्मी समुदाय से वो आते हैं, राइट। तो अगर विपक्ष को लग रहा है कि वो जातिगत आधारित राजनीति के आधार पर पुनः सत्ता में अपनी वापसी कर पाएगा, तो ये भी बहुत क्वेश्चनेबल चीज है। बिकॉज नरेंद्र भाई मोदी खुद ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं, राइट। तो दैट्स द एग्जैक्ट रीजन कि आपको ये सारी चीजें भी क्वेश्चनेबल है। इसके अतिरिक्त अगर भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्रीय सरकार की बात की जाए, तो ओबीसी समुदाय के 27 मंत्रियों को जगह दी गई है। तो इसके आधार पर विपक्ष ऐसा कहीं पर चुनावी प्रचार नहीं कर सकता है कि ओबीसी कम्युनिटी को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन या प्रॉपर आदर सम्मान, पर्याप्त आदर सम्मान आपको बीजेपी गवर्नमेंट नहीं दे रही है। बिकॉज एज हाई एज 27 मिनिस्टर्स आपको वहीं के हैं, और देश के जो सर्वोसर्वा सबसे सर्वमान्य नेता है नरेंद्र मोदी, वो भी ओबीसी कम्युनिटी से ही आते हैं। इसीलिए जातिगत जनगणना के हथियार से जाति की राजनीति करने वाले कुनबे को कितनी प्रचंड जीत मिलेगी या भविष्य के गर्भ में है, देखने वाली बात होगी कि ये हथियार सही में काम करेगा या कभी कभी चीजें बैकफायर भी करती हैं। और इंटरेस्टिंग फैक्ट, अगर नॉर्थ बिहार से थोड़ा हम आप स्विच करें कर्नाटक की तरफ पर, तो वहां की जो तत्कालीन सिद्धारमैया सरकार थी, उन्होंने 2014-15 में अपने खर्चे पर जातिगत आधारित जनगणना करवाई थी। और बिहार में भी बहुत से लोग ये रुचिकर आपको सुझाव दे रहे हैं कि अगर केंद्र सरकार, बीजेपी सरकार अगर नहीं मानती है जातिगत जनगणना के लिए, तो अपने खर्च पर आपको नीतीश कुमार साहब को, अगर वो इतने इंटरेस्टेड हैं,
तो उनको अपने लेवल पर ही जातिगत आधारित जनगणना कम से कम बिहार में ही करवानी चाहिए। इसके अतिरिक्त जानिए कि अगर केंद्र सरकार जातियों की गिनती करवाने पर सहमत हो भी जाती है तो इसका सर्वाधिक नुकसान उन दलों को हो सकता है जो जातिगत आधारित राजनीति करने के लिए जाने जाते हैं, बिकॉज फिर वही इकलौते नहीं होंगे जो जातिगत आधारित जन आपको राजनीति करेंगे। तमाम जातियों के अपने अपने क्षेत्रीय दल और भी आएंगे और इसमें से हर एक जो समुदाय है उसका भी आपको एम्पल रिप्रेजेंटेशन होगा और पहले से जो वेल एस्टेब्लिश क्षेत्रीय दल है उनके लिए कहीं ना कहीं ये समस्या हो सकती है। निष्कर्ष, चूंकि आपका सारांश या आपका जो कंक्लूजन है वो बड़ा कंक्रीट सा, बड़ा साफ सुथरा सा, बड़ा स्पष्टवादिता के साथ एक प्रॉपर मैसेज देने वाला और होलिस्टिक होना चाहिए। ठीक है, लेमेंस वाली लैंग्वेज नहीं। सामान्य आदमी जो होते हैं, जो हमारे आपके गांव में चौपालों पर बैठ करके बता देते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनेंगे या जो बाइडेन बनेंगे, तो उनसे इतर आपको कंक्लूजन में क्या लिखना चाहिए ताकि आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिले। बिकॉज ये ग्राउंड रियलिटी है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो मेन फ्रेम होता है आंसर का, सारे लोगों का मोर और लेस समान होता है। तो इसीलिए एक अच्छा कंक्लूजन और एक अच्छा इंट्रोडक्शन और थोड़ा चित्रात्मक रिप्रेजेंटेशन आपको अच्छे मार्क्स दिलवा सकता है। कंक्लूजन में लिखा जा सकता है कि अगर जाति आधारित जनगणना, पहले आप बताइए कि क्यों होना चाहिए और क्यों नहीं होना चाहिए। अगर पॉलिटिकल संदर्भ पूछ रहे हो तो वो आप बताइए और अंत में जरूर इसको बताइए कि जाति आधारित जनगणना अगर होती भी है तो इसे सामाजिक न्याय के संतुलित वितरण का माध्यम बनाना चाहिए। हमें इसे ऐसे उपादान, ऐसे मैकेनिज्म में बदलना चाहिए कि यह समाज के अनेक इकाइयों में विभाजन के रहते हुए भी इनमें संतुलित और सम्मानजनक संबंध विकसित करने में हमारी मदद करे और ऐसी जनगणना ही हमारे शासन, देश एवं समाज में सही अर्थों में जनतांत्रिक मूल्यों के प्रचार में सहयोगी हो सकेगी। इसका इस्तेमाल जातिवाद को बढ़ाने के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि इसकी मदद से पिछड़ी जातियों की पहचान करके उन्हें आगे बढ़ाया जाना चाहिए, उनकी सामाजिक शैक्षणिक परिस्थिति में सुधार लाना चाहिए और उनको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन भारतीय लोकतंत्र में जॉब्स के आधार पर भी और आपको पॉलिटिक्स में भी आपको उनको एम्पल रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। तो इस वीडियो से आप अपने हिसाब से अपने शब्दों में नोट्स बना सकते हैं और इसको अपने शब्दों में एक बार आंसर लिखने का प्रयास करिए कि इस देश में वास्तव में जातिगत आधारित जनगणना होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। ध्यान रखने वाली बात यह होगी कि कभी भी आपका आंसर ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये कि केवल ऐसा मत लिख दीजिए कि हाँ हाँ होनी ही चाहिए, या ऐसा बिल्कुल मत लिखिए कि नहीं नहीं बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बल्कि आपका आंसर बैलेंस होना चाहिए, दोनों के बीच में आपको चीजें होनी चाहिए। तो ये कुछ चीजें थी, ये हाल फिलहाल में 3-4 इसके ऊपर एडिटोरियल्स आए हुए हैं और उसी के आधार पर हम लोगों ने देखा कि क्या चीजें हैं और इसके आधार पर आप अपने शब्दों में एक बार आंसर लिखने का प्रयास करिएगा।